हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 9 ऑफ मोशन इन अ प्लेन। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन। तो यार इससे ज़्यादा सवाल वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमको ये देखना पड़ेगा। पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल हमने अच्छे से किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया उसमें। तो फिर ये लास्ट की चीज़ को थोड़ा सा हम क्यों छोड़ दें। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो भी लेकर के मैं हूँ आपके लिए। और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे यार गाड़ी लेकर के। आज अपन रिलेटिव मोशन भी आज अपना स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर तुम लोग पहली बार आए हो तो मेरा नाम है विक्रांत किरार। आ जाओ क्लास को स्टार्ट किया जाए यार, आ जाओ। चलो सबसे पहले तो हेडिंग लिखो। मेरा पेन गिर गया यार, क्लास स्टार्ट होते ही गिर गया ये रहा। हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट विथ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो अपनी हेडिंग आज की रहेगी पहली, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वही प्रोजेक्टाइल की कहानी बनाई जाएगी। भाई हमारे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने प्रोजेक्टाइल एक एक किसी चीज को हमने प्रोजेक्ट कर दिया। मान लीजिए हमने यहाँ से इस दिशा में u की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया था। अच्छा देखना दोस्तों, अभी तक क्या होता था अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमारे पास इसके मोशन को हम दो भागों में बांटते थे। एक होता था मेरे पास x डायरेक्शन, एक होता था मेरे पास y डायरेक्शन। ठीक है जी, पहले ये बना देते, ये रहा मेरे पास, यही है x, और ये ऊपर की तरफ ऐसे ही हुआ करता है मेरे पास, दिस इज y। करेक्ट। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अपने पास, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। चलिए जी, तो यहाँ पर हम बना देते हैं भाई हमारे पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस तरीके से। अच्छा देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। थोड़ा एक मिनट के लिए पॉज करके देख लो यहाँ पे चीज़ों को, मतलब वीडियो मत पॉज करो, अपनी राइटिंग को पॉज करो। देखो यार, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता था ना, तो हमें मालूम है यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ करता था। जरा फील करना भी है, जब ड्रॉ मत करना कॉपी में। इसको देखो, अगर मैं बात करूं तो ऐसे एक पूरा का पूरा पैराबोला हुआ करता था, पैराबोलिक पाथ में जाता था। ठीक है, ओके। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। याद रखना इस बात को, जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है उस तरफ ओपन पैराबोला होता है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होता, ऊपर की तरफ का ऐसा पैराबोला बनता, ऊपर की तरफ नहीं है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से बन रहा है। कहीं से भी फेंक लो, याद रखना। हम इसको यहां से मान लो मैं ऐसे फेंकता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसमें भी देखो ऐसे पैराबोला आता था। करेक्ट। पूरा अगर इसको बनाने जाओगे तो ये देखो, जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है उसी दिशा में ओपन वाला बनता है। इसका हमारा अब भाई क्या रिलेशन आने वाला है, इसको जरा फील करें। अभी रुको, पहले मैं बनवाऊंगा, ठीक है, इसको फील करेंगे अभी। देखो, अब की बार हमने क्या बोल दिया है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन, मान लो मैंने इस पार्टिकल को कुछ चार्ज वार्ज दे दिया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस तरीके से कि इसके ऊपर अब कांस्टेंट एक्स दिशा में एक फोर्स लग रहा है। हो सकता है वो विंड की वजह से आ रहा हो सकता है कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ चल रहा हो। बहुत तरीके हैं फोर्स लगाने के। लगा दिया हमने किसी तरीके से। अच्छा जी, लगा दिया तो क्या होगा? क्या ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? नहीं, लेकिन एक एक्स की दिशा में एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कहीं ना कहीं से हमारे पास एक एक्सेलरेशन में एक्स्ट्रा लेकर के आया हूं इस तरफ। मुझे नहीं पता वो कितना है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितना है, लेकिन उसको कुछ बोल दूंगा दोस्तों। ये ए एक्स अभी इसके लिए बोल देता हूँ, और नीचे की तरफ है मेरे पास, इसको अब मैं जी ना बोलूं, ए वाई इस तरीके से बोल देता हूँ। क्या तुम लोग को ये वाली बात क्लियर है? ए वाई ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या पता इस तरफ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हो, एक्स्ट्रा बढ़ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या? नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई, दिस इज ए नेट रिजल्टेंट। क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आई? जैसे वेलोसिटी के वेक्टर करके ऐड करते हैं, वैसे एक्सेलरेशन के वेक्टर करके ऐड कर दी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब होने क्या वाला है, चलो फील करो। पहली बात, यहां से पार्टिकल जाएगा, अभी तक ऐसे जाता था, है ना? ऐसे क्या होता था दोस्तों, इसका पहले देखो वाई वाला डायरेक्शन वाला मोशन होता था, ये ऊपर जाता था नीचे आता था। जितनी देर ये ऊपर जाता था नीचे आता था, उतनी देर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता था। करेक्ट। लेकिन अब इधर एक्सेलरेशन भी आ गया, तब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे नहीं जाएगा, धीरे धीरे चलना शुरू होगा, और इस तरफ और स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब ए दिशा में भी एक्सेलरेशन है। तो भाई यहाँ से ऊपर जाते समय ऐसे क्या होगा, लेकिन जब तक नीचे आएगा तब तक इस दिशा में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ से ऐसे जाएगा और कुछ ऐसे निकल जाएगा। समझ पा रहे हो उसको? फील करो, यहाँ से चले थे तब स्पीड कम थी, नीचे आते टाइम स्पीड ज्यादा हो गई। तो अब जब नीचे आने वाली जर्नी है उसमें आपने ज्यादा डिस्टेंस उधर ट्रैवल किया है, जबकि ऊपर जाने वाली जर्नी में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया था। मोशन फील हो रहा है?
तो ये कुछ ऐसा पैराबोला, सिमेट्रिक पैराबोला, ऐसे में सिमेट्री तो नहीं है इसकी। और ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, एक्सेलरेशन की दिशा ऐसे दिख रही है, तो ये जो पैराबोला बनता है, ये एक्चुअली जिस दिशा में एक्सेलरेशन है, उस दिशा में खुला हुआ होता है। तुम ऐसे फ़ील करो, तुम्हारे पास ऐसे एक शक्ति है कुछ, जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है उधर, उस दिशा में पैराबोला ऐसे बनता है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो पैराबोला नीचे होता है। जिधर एक्सेलरेशन उधर बन जाएगा। क्या तुमसे ये पैराबोला ड्रॉ करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। ये तो अपन मोशन को फ़ील करने के लिए देख रहे हैं। होने पैराबोलिक मोशन ही वाला है, ठीक है? लेकिन जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है, उस दिशा की तरफ पॉइंट करता है। कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ये मोशन फ़ील कराना था इसलिए मैं बता दिया। चलो जी, तो फिर बनाया क्यों? अभी देखो दोबारा बनवाऊँगा मैं तुमसे, टेंशन मत लो, अच्छे से बनाएँगे तो फ़ील करने के लिए ऐसे-ऐसे कर दिया मैंने। आ जाओ ज़रा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक देखते हैं। देखो अपन करेंगे कैसे? करना वही है अपने को, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के मोशंस को अलग-अलग अपन एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे को देखना है, यार ये ऊपर जाकर के नीचे आता है, ऊपर जाकर के नीचे आता है। जितनी देर तक ऊपर जाके नीचे आता है, कांस्टेंट स्पीड की जगह अब की बार एक्सेलरेटेड मोशन उस तरफ करने वाला है, ये करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 दोस्तों अपनी वही होगी। स्टेप नंबर 1 होगी टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई बता सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? दोस्तों, थीटा से फेंका है। अरे भाई वाई डायरेक्शन में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ ऊपर जाके नीचे आना है, यहीं तक है ना। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए है ना, इन वाई डायरेक्शन में करूंगा, है ना, इन वाई डायरेक्शन। अब मैं दोस्तों इसको ऐसे लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 2u(y) अपॉन ay। यहाँ पे मैंने ग्रेविटी नहीं लिखा, ay लिख दिया, कि भाई प्रोजेक्टाइल से आया अपने पास 2u(y) अपॉन ay, इसका कुछ वेलोसिटी का y कंपोनेंट है यहाँ पर, दिस है, दिस इज u(y) एंड दिस इज क्या है हमारे पास, ux। ठीक, तो 2u(y) यहाँ से ऊपर जाएगा तो u(y) से गया था, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ से आते थे वापस नीचे की तरफ -u हो जाएगी। सिर्फ y डायरेक्शन की बात करें, वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, 2u(y) के बराबर, 2u(y) इज इक्वल टू 80। यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाता है, खत्म। हटाओ, हमेशा सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, और कुछ नहीं करना है इसमें, और ज़्यादा फॉर्मूले इसमें बनाने भी नहीं जाएंगे, नहीं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, तुम पक्का फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गलती करके आ जाओगे। हमेशा स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में उसकी वैल्यू निकल के आती है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। देखो यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन उसकी वैल्यू है g, है ना। ए वाई की वैल्यू कितनी है अभी के लिए, दिस इज इक्वल टू जी। ठीक, चलिए जी, हाँ हो गया। नेक्स्ट अब अपने को देखना है हाइट। हाइट पता करनी है, हाइट भी मेरे को देखो दोस्तों, हाइट वाई दिशा में ही पता करनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, h होता था यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जी नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। करेक्ट 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 करेक्ट, वही फॉर्मूला है दोस्तों, पूरा एस वी क्या होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर दोगे आप, तो आपको यही वाली वैल्यू मिलने वाली है। बस एक्सेलरेशन अब जी की जगह में वाई दिशा वाला एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, वही फॉर्मूला आ रहा है अपने पास। करेक्ट, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g की जगह एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अच्छा जी, इस पर्टिकुलर केस में उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रट्टे इनके मत मानना आप स्टेप्स का ध्यान रखो। स्टेप नंबर 1 वो किया हमने, स्टेप नंबर 2 हमने पता कर लिया h इज इक्वल टू कितना। अच्छा जी, ठीक है ठीक, h क्या है, देखो यहाँ पे अब मार्क करना पड़ेगा दोस्तों, अब मार्क करना पड़ेगा, एच वेच बनने लग गया ना। अब देखो तुम ध्यान से बनाना इसको, ऐसे सिमेट्रिक पैराबोला मत बनाना है जो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हमें मालूम है आपकी बात थोड़ा इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहने वाला है, तो थोड़ा इसी हिसाब से बनाना है इसको। इस तरफ को देखो, जो पीक पॉइंट है इसका जहां पर एच पे हम पहुंचते हैं, ये एच एक्चुअली इस लाइन के सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहने वाला है ये। ढंग से देखोगे तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा, कायदे से तो कुछ ऐसा होने वाला था ये। ठीक ठीक ठीक, बन गया। तीसरी चीज पता करनी है अपने को, रेंज, है ना। तो थर्ड पार्ट इन एक्स डायरेक्शन, अब की बार मेरे पास ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से अब रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू टी, आर इज इक्वल टू
यू टी, यू यानी यू कितना है, यू एक्स, टाइम कितना भाई, जितनी देर तक ये ऊपर जाके वापस आए, टाइम ऑफ फ्लाइट ये लगेगा, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर, खत्म, बच गया। तो बच गया, अरे बच गया, आंख में जाता सीधे। यार इसको अपन रेंज बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है, कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना करना है। आप स्टेप्स याद रखो, स्टेप नंबर 1 फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी ने ये पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो डायरेक्टली आप रेंज निकाल सकते हो, खत्म, बस इतना करना है, फॉर्मूला रटने पे नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। कूल कूल, चल एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों मैं तुम्हें एक बार वो डायग्राम जरूर बनवा देता हूँ अपना, देखो ए रिजल्टेंट इस दिशा में था, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कहीं पे, जिस दिशा में ए रिजल्टेंट होता है उसके सिमेट्रिक हमारा पैराबोलिक पाथ आएगा, ठीक है, दिस इज द पाथ पैराबोला, ठीक है, ओपन टुवर्ड्स द नेट एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देते हैं ना, ओपन टुवर्ड्स ए नेट, ठीक है, समझ में आया तुमको, कूल है ये। और यहाँ पे साइड में कंपैरिजन कर पाओ तुम, इसलिए मैं वो ग्रेविटी वाला भी बना देता हूँ, भाई जब हमारे पास रेगुलर प्रोजेक्टाइल हुआ करता था उसमें जी नीचे हुआ करता था, करेक्ट, ढंग से नहीं बनाया यार ये, अरे याद रह जाएगी तुमको ये वाली चीज, दिस इज जी। चलिए दोस्तों, तो ये है, अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ, लिख लो इसको, पूरे को लिखो, पूरे को लिख लो, लिखो लिखो, बूम, चलो, अच्छे से सवाल है, सिंपल से सवाल है दोस्तों, वीडियो को पॉज करेंगे, इनफैक्ट अच्छे सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल, दिमाग लगाना पड़ेगा, है बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, 5 मार्क दे दो पहले क्वेश्चन को, वाह, चलो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ जाओ गाइस, सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से देखो, इसमें बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली, फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g/4 इज इम्पार्टेड टू द प्रोजेक्टाइल बिकॉज ऑफ विंड, देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट विल बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या। तो पहले एक्सेलरेशन नहीं था, तब हमारे पास रेंज आ रही थी r, हाइट आ रही थी h, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ होगा यहाँ से, लेट से इसको अगर u से फेंका है तो इसका जो पाथ बना होगा दोस्तों, वो पहले कुछ इस तरीके से रहा होगा, लाइट ब्लू कलर से ही बनाएंगे इसको हम, कुछ इस तरीके से रहा होगा। मुझको एक बात मालूम है दोस्तों, ये मेरे पास रेंज आ रही होगी इस तरीके से, और यहाँ पर एक हाइट आई होगी दोस्तों इस तरीके से h। क्या मुझे कोई बता सकता है इनकी वैल्यूज क्या रही होंगी? सबसे पहले जो बिफोर, है ना, बिफोर विंड, या विदाउट विंड लिखो ना यार, विदाउट विंड। मेरे को क्या मालूम है दोस्तों, यहाँ पे x दिशा है मेरे पास एक, ये मेरे पास एक y दिशा है, यहाँ पर मैं कुछ r और h के बीच में रिलेशन, जो जो फॉर्मूले याद है सारे के सारे फटाक से लिख देते हैं दोस्तों। हमें मालूम है कि सबसे पहले हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता है 2u/g, करेक्ट। हमारे पास h की वैल्यू हुआ करती है, कितनी हो जाती थी, u/y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, या फिर यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और फॉर्मूला निकलता है दोस्तों, गाइज गाइज गाइज, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और फॉर्मूला निकलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8h डिवाइडेड बाय g, करेक्ट। यही सारे अपने पास फॉर्मूले हैं। और रेंज की जो वैल्यू आती है दोस्तों, रेंज r मेरे पास आ रही थी, r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट, यही सारी चीजें थी, ठीक। प्रोजेक्टाइल में हमने इतना सारा देखा हुआ है, ओके। अब आ गया एक्सेलरेशन, अब आ गया है एक्सेलरेशन इस तरफ g/4, ये आ गया मेरे पास ax, ठीक है, पहले ही एक नीचे की तरफ लग रहा था मेरे पास g, अच्छा।
एक बात बताओ, क्या वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन में चेंज हुआ? नहीं। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का कोई भी रोल होता है? नहीं। तो क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा? नहीं। क्या इसकी मैक्सिमम हाइट चेंज होगी? दोस्तों वेलोसिटी का यू का वाई कंपोनेंट भी चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हुआ वाई दिशा में। तो जब वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन में चेंज ही नहीं हुआ है, तो ना ही टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, ना ही हमारे पास एच की वैल्यू चेंज होने वाली है ना? तो इस चीज को लिखेंगे, विद विंड ए वाई remains does not change, ay does not change। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच विल नॉट चेंज। बहुत सिंपल सी चीज है, करेक्ट। तो वाई दिशा में कोई चीज ही नहीं चेंज हुई है, तो वाई दिशा वाले पैरामीटर्स नहीं चेंज हो गए। हाँ, एक्स दिशा में एक्सेलरेशन आ गया है, तो पहले जो कांस्टेंट स्पीड से टाइम ऑफ फ्लाइट तक आगे जाता था, अब वो एक्सेलरेट होते हुए जाएगा, तो डेफिनेटली वो थोड़ा आगे निकलेगा। और अब की बार जो मोशन आएगा दोस्तों 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 विद विंड वाला जो होगा, देखो ये हाइट भी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आकर के अब अटेन करेगा, थोड़ा आगे आ गया ना, देखो। और फिर ये तो बहुत ही आगे निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा आगे बना दिया मैंने, इतना ज़्यादा आगे नहीं बनाऊंगा, थोड़ा हाँ, कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने दोस्तों। हाँ, क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? मैक्सिमम हाइट वाली जो जगह थी वो भी आगे सरकी है, जो एंड पॉइंट था वो भी आगे सरका है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा सरकेगा, कुछ इस तरीके से अपने पास चीज़ आने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एच की वैल्यू इतनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इतनी है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है ये वाला। अच्छा जी, ओके। और एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, अब जो रेंज आएगी आर डैश की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो क्या लिख सकता हूँ? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में लिख दिया मैंने, दिस इज व्हाट इन एक्स डायरेक्शन, है ना? अरे ये क्या हुआ? कुछ हुआ दोस्तों ये भी यहाँ पे। क्या हो गया है गाइज? कुछ तो हो गया, पता नहीं। चलो लिख देते हैं, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है जी, ठीक है जी। जरा एक बात बताओ दोस्तों, आर डैश की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे मेरे दोस्तों, ये तो पहले जो रेंज आई थी वही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आर लिख दूंगा प्लस हाफ इंटू ए एक्स। लिखो दोस्तों, हाफ इंटू ए एक्स कितना है? जी बाई 4 लगा है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट के दो फॉर्मूले हैं, यू वाई और एच वाला, कौन सा लूँ? ये नहीं लूंगा क्योंकि आंसर में सब जगह एच 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 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 8h बाय जी। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, गाइज एंड गाइज, ये कट गया, ये कट गया। और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच। वाह क्या आंसर निकला है, आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो एच में कोई चेंज नहीं हुआ, रेंज बढ़ गई है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज हो गई है आर प्लस एच, रेंज हो गई है आर प्लस एच, हाइट उतनी की उतनी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा सवाल, कितना प्यारा सवाल। विजुलाइज करना चाहते हो? आ जाओ जरा दोस्तों, देखो तो ये वाली जो टर्म आई है दोस्तों, ये आर डैश आई है, करेक्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो, ये वाला पार्ट एक पार्ट तो था यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एक था हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यार ये तो वही वाला है, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये नया ऐड हो गया है? व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लिख दो दोस्तों, हाफ ए एक्स टी ओ एफ का होल स्क्वायर। है ना कमाल? बढ़िया सवाल। चल इतना ही है, लिखें इसको, लिख ले लिख ले लिख ले। हटाओ फिर खत्म करेंगे इसको, मतलब इतना ही है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। एक क्वेश्चन करना बनता था, बढ़िया सवाल हमने कर लिया। चलो लिखो लिखो।
और अब दोस्तों अपन बढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन की तरफ। अगेन इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार छू करके हम निकल जाएंगे। इनफैक्ट जो भी पिछला वाला क्वेश्चन देखा ना, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है यहाँ पे भी। और इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर ना अपना जो रेफरेंस फ्रेम है उसको टेढ़ा करना पड़ता है। उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन तुम यहाँ पे नहीं करोगे तो तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में करना पड़ेगा। वहाँ पे जब इंक्लाइन पे वेज और वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वगैरह करनी है जब आपको, वो तो करनी ही करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक बार और करके देख लो यार, एक टॉपिक को क्यों छोड़ के जाए हम। ठीक है, तो आगे अगर आपको लगता है आपको नहीं पढ़ना है यहाँ से स्किप कर देना। ठीक है, दिस पार्ट इज ऑप्शनल, दिस पार्ट इज ऑप्शनल, पर मैं तो इसको करा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन इज ऑप्शनल, करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो आ जाओ, चलो शुरू किया है। अब देखो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, इसका मतलब क्या हुआ। पहली बात तो प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर एक इंक्लाइन लेकर के आओ, इंक्लाइन प्लेन लेकर के आओ, मतलब कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या इसको मैं थीटा बोल दूं, बोल सकता हूं, लेकिन नहीं बोलूंगा इसको मैं थीटा नहीं बोलूंगा, इसको मैं अल्फा बोलूंगा, क्योंकि हम हमेशा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा बोला करते हैं। ठीक है, तो अब किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आ जाओ दोस्तों, यहाँ से यहीं से करेंगे। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया यू की स्पीड से, और ये रहा मेरे पास एंगल थीटा। करेक्ट, पहले तो बताओ ये क्या करेगा, कौन सा मोशन, क्या यहाँ पे पैराबोला होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों, तुम इस जब पत्थर को फेंक दोगे ना, पत्थर को थोड़ी फर्क पड़ता है आगे प्लेन ग्राउंड था या मेरे आगे इंक्लाइन था या यहाँ पे कोई भैंस खड़ी थी, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऐसे का ऐसे ही जाने वाला है, वो नहीं चेंज करेगा अपनी ट्रैजेक्टरी। ठीक है, लेकिन दोस्तों, लेकिन हमको रास्ते में कहीं पे इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। इस बार हमें कहीं पर इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। अब की बार हमारा मोशन ऐसा होगा, पहले ये पत्थर यहाँ जाके टकराया करता था, अब ये टक्कर थोड़ा पहले ही हो जाएगी, बस इतना सा चेंज हुआ। ओके कूल, तो इसको स्टडी कैसे किया जाए। देखो दोस्तों, ऐसे में स्टडी करने के लिए अभी तक हम क्या कहते थे, इसको बोलते थे ना ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, इसको बोलते थे ये हमारा वाई डायरेक्शन है। ठीक है, पत्थर जाना ऐसे ही है, आप किधर भी एक्स वाई लेते रहो, पत्थर ऐसे ही जाएगा, पत्थर नहीं चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, वो तो ऐसे ही जाने वाला है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल दूंगा दिस इज एक्स डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर एक और मुझे लेना पड़ेगा। देखो 90 डिग्री पे है ना, ये वाला ब्लैक वाला ऐसे था, दिस इज माय वाई डायरेक्शन। और अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डैश लाइन बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम्हें दिखाई दिया हमारे न्यू एक्सिस सिस्टम गाइस, न्यू एक्सिस सिस्टम। पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पत्थर पहले भी ऐसे जा रहा था, अब भी ऐसे ही जा रहा है। हमने बस अपना देखने का नजरिया थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कभी कभी टेढ़ा करना पड़ता है। ओके, अब देखो दोस्तों, और किसे फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटी ने कहा तुम घुमाते रहो अपने आप को, हम तो लगेंगे डायरेक्टली नीचे। ये लग गया जी। अब अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन था। अच्छा, पहले तो तुम इसको फील करने की कोशिश करो। एंगल्स ऐसे मान लो, ये ऐसे था, ठीक है एकदम सीधा, मैंने इसको ऐसे अल्फा घुमाया है, जैसे ध्यान से देखना। अगर इसको ऐसे अल्फा किया है, अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। पहले तो एंगल्स देखना सीखो दोस्तों, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है तो दोस्तों क्या मैं यहाँ पर ऐसे एक ये बनाऊंगा, ये वाला एंगल भी अल्फा के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। और दोस्तों एग्जैक्टली यही अपने को कर लेना है यहाँ पर, कि अभी तक क्या होता था दोस्तों, अपने पास एक्सेलरेशन का एक एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, एक वाई कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, अभी तक एक्सेलरेशन पूरा का पूरा वाई दिशा में हुआ करता था, एक्स दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अब हमने दिशाएं टेढ़ी कर दी हैं, तो ये जो ग्रेविटी है ना, उसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, कुछ कंपोनेंट इधर आएगा। इनफैक्ट इस ग्रेविटी को अब मैं रिजॉल्व भी करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखो। ग्रेविटी का एक पार्ट इधर आएगा दोस्तों, दिस, इसकी वैल्यू कोई गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि यूट्यूब पे देखो ये जो पूरा वीडियो है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट में डालता हूँ। पूरा वीडियो 2 घंटे से भी लंबा होता है, यूट्यूब पे काफ़ी छोटा सा पार्ट आता है। फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में
कलरफुल नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी को स्टार्ट किया दोस्तों, रिलेटिव मोशन इन 1D को रिविजिट किया और उसका रिलेटिव मोशन इन 2D को भी अपन देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो आ जाओ गाइस यार, कहाँ इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। फुल कोर्स सिलेबस है 11th और 12th, साथ में मैं नए ये कलरफुल PDF नोट्स बना रहा हूँ, ये भी आपको मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नोट्स बनने में टाइम है हाँ, पर मिलेंगे जरूर। आई विल सी यू इन द फुल कोर्स।